पोएम है। आइए हम लोग इसको सुनते हैं। पहले लेखक के बारे में सुनेंगे कि लेखक का क्या परिचय है, उसके बाद तब हम लोग आपका जो है पूरे कविता को लाइन बाय लाइन समझेंगे, मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि यह पोएम क्या है, किसने लिखा है और कितना इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हों, पढ़ रहे हों, समझ रहे हों, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है, आपका लिखा है क्या, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। स्टॉपिंग, स्टॉप से स्टॉपिंग में मतलब रुकना, बाई वुड्स मतलब जंगल में, ठीक है। ऑन ए स्नोइंग इवनिंग एक बर्फीली शाम, मतलब इस पूरा का मतलब अगर हम समझे तो वो हो जाएगा कि एक बर्फीली शाम एक जंगल में रुकना, यह पोएम का टाइटल है, जिसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो आइए पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट सब के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता को देखेंगे। तो कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका जो है उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दिया गया है 1874 1963। किस एज के कवि हो जाएंगे अगर इनको कहा जाएगा तो यह 1963 है, तो 20th सेंचुरी के मतलब 20वीं सदी के कवि यह कहलाएंगे। 20वीं सदी का मतलब मॉडर्न युग, ठीक है। एंड ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लिश पोएट, इन्हीं को न्यू इंग्लिश पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज नोन एज द न्यू इंग्लिश पोएट, ठीक। तो राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इनको न्यू इंग्लिश पोएट के नाम से भी जाना जाता है। वाज कह रहा है कि वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बट मूव एट द अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड, ठीक है। इनका जन्म फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन शुरुआती दौर में ही, अर्ली एज का मतलब अपनी जीवन के प्रारंभिक काल में ही, छोटे बच्चे थे तभी यह न्यू इंग्लैंड में आ गए, शिफ्ट होना पड़ा, मतलब कि वहाँ आना जाना पड़ा उनका। ऑन द ईस्ट कोस्ट, और आपका न्यू इंग्लैंड के कहाँ पर, तो ईस्ट कोस्ट लिखा है, मतलब पूर्वी तट पर, ठीक है। कोस्ट मतलब किनारा होता है, तो पूर्वी तट पर। आगे फिर लिखा है कि रिटर्निंग टू द स्टेट्स, फिर अपने स्टेट्स रिटर्न होने के बाद, मतलब वापस हम लोग जाते हैं ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कहीं पैसा कमाने के लिए, बहुत दिनों तक रह गए, फिर वापस गए अपने देश, तो उस हिसाब से रिटर्निंग टू द स्टेट्स, अपने स्टेट जाते हैं। एंड ही डिवोटेड, और बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, रम जाते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को, किस चीज़ में, तो टू पोएट्री कविताओं में, एंड टीचिंग और पढ़ाने में, मतलब किताब में और आपका पढ़ाई में ये दिल लगा लेते हैं, बिल्कुल तन एकदम मन से। ही ऑल्सो वर्क एज, अच्छा पढ़ाई के साथ साथ वह किस किस रूप में काम करें, चाहे मजबूरी से करें, शौक से करें या परेशानी से करें, उन्होंने किया। तो वर्क एज ए न्यूज़पेपर एडिटर, तो ये तो शौक का काम हो गया, इनके अंदर क्वालिटी था। न्यूज़पेपर का इन्होंने संपादक का काम किया। उसके बाद लिखा गया है कोबलर, यह इन्होंने मोची का भी काम किया, तो ये थोड़ा सा हो सकता है मजबूरी रही होगी। और ए फार्मर, और किसान के भी रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है। हिज पोम्स डिस्क्राइब ऑर्डिनरी पीपुल्स, अब कह रहे हैं कि इनकी जितने भी कविताएं होती हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, वह साधारण लोगों के बारे में होता है। एंड द सिंपल थिंग्स इन ए वेरी सिंपल, और साधारण लोगों के बारे में साधारण सेटिंग्स में होता है, मतलब कि सिंपल शब्दों में। एंड इन वेरी सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज, बहुत ही साधारण, और लूसिड का मतलब क्या, स्पष्ट, स्पष्ट भाषा में ये कहते हैं। मतलब इनका कोई भी पोएम आदमी जो है, कोई भी मतलब व्यक्ति जो है उस लेवल का पढ़कर समझ सकता है आसानी से। लेकिन कोई कोई कवि ऐसे होते हैं जिनका पोएम को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो आपका कह रहा है कि लैंग्वेज, बट हिज अपेरेंटली सिंपल थिंग्स, लेकिन अपेरेंटली का मतलब हो गया आपका स्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट जो है यह सभी जो है वो सिंपल थीम होता है, साधारण मतलब कि बिल्कुल तरीके से। ऑफन कंटेंट द कॉम्प्लेक्स मीनिंग, जिसका मतलब साधारण ढंग से तो लिखते हैं लेकिन मीनिंग उसका बहुत पेचीदा होता है। उसके बाद कह रहा है कि ही बियर्स ए क्लोज रिसेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ इन हिज लव फॉर नेचर,
अब कह रहा है कि इनकी अगर बात किया जाए रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, तो बियर एक क्लोज रिसेम्बलेंस, मतलब बहुत ही सामान्य नज़दीक सामान्यता, मतलब बहुत ही गहरा सामान्यता दिखता है किन से इनका, तो वर्ड्सवर्थ साहब से। ठीक है, आपका वर्ड्सवर्थ साहब से। वर्ड्सवर्थ कौन थे, तो यह एक आपका कवि हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको नेचर पोएट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि पोएट लॉरिएट भी बने थे। ठीक है, जिनका आपका डैफोडिल पोएम है, ये आपका डैफोडिल पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ साहब का है। तो उन्हीं के गुणों पर, मतलब उन्हीं वर्ड्सवर्थ साहब का वाला समानता इनमें भी है, इनके अंदर भी गुण है। इन हिज लव फॉर नेचर, प्राकृतिक के प्रति प्यार जो है जितना आपका वर्ड्सवर्थ साहब का था, उतना ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का भी रहता है। आगे कह रहे हैं कि हिज वर्क इंक्लूड, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का कुछ जो वर्क है, कुछ और लेख है, वो कौन कौन है और कब पब्लिश हुआ था ये दिया है। ये कह रहा है कि ए बॉयज विल 1913 में, नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न 1914 में, माउंटेन इंटरवल्स 1916 में, न्यू हेमिस्फायर 1923 में, वेस्ट रिटर्निंग ब्रुक 1928 में, एंड ए फर्दर रेंज 1936 में। ये इनके द्वारा वर्क है, लिखा गया किताब है, कविता है, कहानी है, और ये सन दिया है कि कब लोगों के बीच में यह आया। फ्रॉस्ट शॉर्ट में कह रहा है किसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड, इनको बहुत सारे अनगिनत, न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारे इनको अनगिनत अवार्ड मिले, प्राइज मिले। जैसे उसमें से एक दो क्या था, इंक्लूडिंग 2 पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, 2 पुलिट्जर प्राइज, 2 पुलिट्जर प्राइज मिला जो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। एंड बाय द टाइम, और उस समय, उसी समय, मतलब बहुत मिला, जिसमें से एक का नाम दिया है कि पुलिट्जर प्राइज इनको मिला था। बाय द टाइम, उसी समय, ही डिलीवर हिज पोएम द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, इनका एक पोएम था जो उन्होंने सुनाया था, डिलीवर किया था, पढ़े थे या कहे थे या गाए थे, इसका नाम है द गिफ्ट आउटराइट। कहाँ पर, तो एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी, जॉन एफ कैंडी साहब जो आपका प्रेसिडेंट थे उस समय, राष्ट्रपति थे, उद्घाटन समारोह में उन्होंने इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो थे वो गाए थे। और कह रहे हैं 1961 में, ही हैड अचीव द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका, और ये जो थे आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो थे, यह भी मतलब कि एक बहुत अच्छा क्वालिटी अर्जित कर लिए थे, द पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका के पोएट लॉरिएट, मतलब यह एक पद होता है, आधिकारिक पद होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में राज्य कवि भी हम लोग कह सकते हैं। तो राज्य कवि की भी उपाधि इनको ऑफिशियल नहीं, मतलब सरकार नहीं दी थी या इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, लेकिन लोग मानते थे। ठीक है, और मानते थे कि भैया पोएट लॉरिएट के लायक हैं, चाहे काम किए हैं। ठीक है, तो ये था लेखक परिचय। अब हम लोग चलते हैं कविता की तरफ और देखते हैं कि इस पोम में जो है वो क्या है। तो ये रहा आपके सामने पहला पैराग्राफ जो फर्स्ट पेज पर दिया है। देखिए क्या लिखा है और लेखक क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स से सुनाएंगे। अब आपने टाइटल देखा कि शाम के समय मतलब बर्फीली जगह पर रुकना। तो देखिए क्या होता है, कह रहा है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक नो। अब यह उस समय की बात है कि लेखक अपने घर वापस रिटर्न में जा रहे थे। ठीक है, और रास्ते में मैंने शाम होने का टाइम था, बादल घिरे हुए थे, तो अंधेरा टाइप हो ही जाता है। ठीक, और उस समय जो था मतलब कि यह अचानक रुक जाते हैं, एक जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं, वहाँ रुकते हैं, और उसी फीलिंग का एक आप कहिए कि सेल्फ टॉक का या यह कविता उन्होंने लिखा है, वर्णन किए हैं। तो हुज वुड्स दीज आई थिंक आई नो। अब कह रहे हैं कि यह मतलब जिस जंगल में वो वापसी में या जाते समय रुकते हैं घोड़ा पर बैठकर, तो पूछते हैं कि हुज वुड्स, यह किसके जंगल है। देखिए वुड्स का मतलब जंगल होता है, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। जैसे गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान, सब्जेक्ट मतलब विषय, लेकिन सब्जेक्ट मतलब प्रजा, उसी तरह आपका है। तो यह कह रहे हैं कि यह हुज वुड्स, यह किसका जंगल है, दी जा रही है। आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि यह किसका जंगल है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, जबकि उनका गांव जो है वह, सॉरी उनका घर जो है वह गांव में है। किसका, जिसका जंगल है उसको लेखक कह रहे हैं, अपने मन में अपने से ही सोच रहे हैं कि अरे शायद मैं इस जंगल वाले व्यक्ति को जानता हूँ, इसका घर यद्यपि गाँव में है लेकिन फिर भी मैं इसे जानता हूँ। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो तो मुझे यहाँ देखेगा भी नहीं रुकते हुए,
मैं रुक गया हूँ, लेकिन वो भी मुझे नहीं देगा क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, ठीक है, और टू वॉच और देखने के लिए, टू हिज वुड्स अपने जंगल को, फिल अप विथ स्नो जो बिल्कुल बर्फ़ों से भरा हुआ है, उसको देखने के लिए भी वो क्या होगा, नहीं आएंगे चाहे नहीं देखेंगे। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप टू द विथ सॉरो, ठीक है। तो आपका जो है वह देखने के लिए भी जंगल मतलब कैसे बर्फ़ों से भरा है वह नहीं आएगा। किसको कह रहे हैं कवि? तो अपने उस व्यक्ति जिसका जंगल रहता है उसके बारे में सोच रहे हैं, जबकि वो दिखाई नहीं देता है, चाहे वहाँ पर है नहीं, इसलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इतना हम लोगों ने समझा, नेक्स्ट पेज पर चलिए। नेक्स्ट आपका जो है वो लाइन है, कह रहा है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर। अब लेखक अपने बारे में तो सोचते ही हैं जो सोचना है, अब घोड़ों के बारे में सोचते हैं कि अरे मैं घोड़ा पर, जिस घोड़ा पर बैठ कर वापस आ रहा हूँ, ये घोड़ा को मैंने जो रोक दिया जंगल के बीचों बीच में, तो वह भी सोचता होगा बेचारा, माई लिटिल हॉर्स, मेरा वह घोड़ा सोचता होगा, मस्ट थिंक इट क्योर, जरूर सोचता होगा कि अरे ये बड़े अजीब हो गया, बड़े मतलब अचानक चीज़ हो गया, ठीक है। क्या? तो टू स्टॉप विदाउट द फार्म हाउस नियर, ठीक है, मतलब कि बिना, अब वो घोड़ा यह आश्चर्य बात में रहेगा, क्यों आश्चर्य बात में रहेगा कि स्टॉप विदाउट फार्म हाउस, कोई घर द्वार वहाँ नहीं है, फिर भी लेखक रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? तो वहाँ के दृश्य को देखकर, वहाँ की स्थिति को, वहाँ के शांत माहौल को देखकर। तो इसमें दिया गया टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस, ये कौन सोचता है? तो घोड़ा सोचता है उनका कि अरे मालिक यहाँ कैसे अचानक रुक गए, यहाँ तो कोई भी घर द्वार खेत खलिहान दिख ही नहीं रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वह मतलब कि आपका जंगलों और फ्रोजन लेक मतलब जमे हुए, ठीक है, आपके जमे हुए झील के बीचों बीच। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ दिस ईयर, उस समय इतना शाम था कि लेखक लिखे हैं कि बिल्कुल मानो कि उस साल का सबसे डार्कनेस, अंधेर शाम हो। तो ये शाम की बात हो गई कि पूरा बिल्कुल डार्क जो था शाम था जहाँ पर रुके हुए थे। अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं उस तरह से सुनेंगे हम लोग। देखिए फिर कह रहे हैं कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स एंड शेक, तब तक वह उसके गर्दन में जो टंगा हुआ घंटी रहता है घोड़े का, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल शेक, तब वो अपने घंटी को डुलाता है, मतलब गर्दन, जैसे किसी बादशाह का गर्दन हम लोग बांध देते हैं तो कूदता है तो बजता है ना जी, उसी तरह घोड़ा जो है गर्दन का बना हुआ घंटी को हिलाता है, शेक करता है, शेक मतलब हिलाना। टू आस्क इफ देयर इज नो मिस्टेक, यह अपने मालिक से पूछने के लिए, मतलब कवि से पूछने के लिए कि अरे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अचानक हम लोग यहाँ क्यों रुक रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं बुरे जगह तो नहीं रुक रहे हैं हम लोग। ऐसा लेखक को लगा कि मेरा घोड़ा ऐसा कह रहा है। द ओनली अदर साउंड्स द वीव्स ऑफ इजी विंड एंड द डाउनी फ्लेक, और उस घोड़े के घंटी के अलावा द ओनली अदर साउंड, कोई अगर दूसरा साउंड एक आ रहा था तो स्वीप मतलब क्लियर साउंड, स्वीप मतलब बिल्कुल साफ, किसका? ऑफ इजी विंड, हवा का बहने का, ठीक है, एंड ड्राउनी फ्लेक, उस आपका बहुत ही आरामदायक अच्छे उस बर्फ के तल पर, परत पर, मतलब बर्फ पड़ने वाले जगह पर कुछ दूसरा नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ बर्फ का पड़ने का आवाज़ और एक हवा का आवाज़ जो सुनाई दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट और आपका लास्ट पैराग्राफ, फिर द वुड्स आर लवली, लेखक कह रहे हैं कि जंगल इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि छोड़कर जाने का मन नहीं था। डार्क एंड डीप, जो कि अंधेरा और गहरा भी था, ठीक है, मतलब शाम की बात बता रहे हैं। बट मतलब वो सोच रहे हैं कि कितना अंधेरा है, मतलब डार्क है, ठीक है, अच्छे सेंस में कहें, ऐसा नहीं कि डरावना सेंस में, डार्क है और डीप है, कितना घना है। काश में थोड़ा देर और रुकता, मुझे समय मिल जाता, कुछ देर और यहाँ रुकता, आनंद करता, आनंद लेता, घूमता फिरता, हवा खाता, तब जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। तब क्या हो जाता है? बट आई हैव द प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन लेखक को याद आता है कि अरे मैंने तो वादा किया है, ठीक है, मैंने वादा किया है, मैं घर जाने का वादा किया हूँ कि मुझे घर आ जाना है समय से शाम तक, ठीक है, तो मुझे घर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब सोने से पहले, मतलब सोने का जो टाइम होगा उससे पहले मुझे कितना मील अभी चलना है, तब मैं जाकर पहुँचूँगा, इसलिए मुझे चलना चाहिए, अब यहाँ रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है, या कितना ही अच्छा दृश्य है तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से बढ़ा जाए।
ठीक। तो लेखक वहाँ से फिर क्या होता है, अपने घोड़े को मतलब कि उसको आदेश देते हैं चलने के लिए, और वो लोग दोनों वहाँ से फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब और आपका उनका घोड़ा वहाँ से चल देता है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये था इस लेसन का आपका समरी मीनिंग जो मैंने आपको बताया अपने शब्दों में। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका थैंक यू।